Hello, I am Sudhanshu and I welcome you all to the Blade Learner. So हमने स्टेट ऑफ हैदराबाद देख लिया था. वी वर डिस्कसिंग राइज ऑफ ऑटोनमस स्टेट्स. तो उसमें हमने जो पहली कैटेगरी थी हमारी द सक्सेसर स्टेट्स की, उसमें से हमने पहला द स्टेट ऑफ हैदराबाद देख लिया था. एंड अब हम द स्टेट ऑफ बंगाल देखेंगे कि कैसे बंगाल ने अपने लिए ऑटोनॉमी कार्व करी, क्या क्या रीजंस थे, कौन कौन से फेमस लीडर्स हुए और क्या क्या कंट्रोवर्सीज इससे एसोसिएटेड थी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिफोर मूविंग टू द बैकग्राउंड ऑफ बंगाल, पहले हम ये दो टर्म का मतलब जान लेते हैं, क्योंकि ये दो टर्म अभी बंगाल की हिस्ट्री में भी काम आएंगे, आगे जब हम बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे तब भी काम आएंगे, और मोस्टली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये दोनों वर्ड 3 से 4 बार आप देखोगे ही देखोगे. सो जो पहला वर्ड है वो है हमारा दीवान का. दीवान क्या होता था? दीवान वाज ए पोजीशन, एक रैंक थी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में. एंड दीवान वाज द हेड ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. हेड जो होता था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको दीवान कहते थे. एंड दीवान जो फंक्शन परफॉर्म करता था उसको दीवानी बोलते थे. मीन्स दीवानी वाज द फंक्शन एंड दीवान वाज द पोजीशन हु परफॉर्म दीज फंक्शंस. सो दीवान हेड ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. एंड दूसरी जो पोजीशन है हमारी नाजिम, और इसको सूबेदार भी कहा जाता था. नाजिम को ऑफन सूबेदार भी कहा जाता था, या इंग्लिश वर्ड में आप बोले तो वाइसरॉय या गवर्नर भी कहा जा सकता है. सो ये कौन सी पोजीशन थी? नाजिम मींट द हेड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मिलिट्री अफेयर्स भी इंक्लूडिंग थे. सो नाजिम होता था हेड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. सो ये दो बेसिकली मेजर फंक्शंस थी, मेजर पोस्ट थी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में. एंड नाजिम जो फंक्शन परफॉर्म करता था उसको निज़ामत बोलते थे. सो निज़ामत वाज द फंक्शन एंड नाजिम वाज द ऑफिशियल पोजीशन. सो दो पोजीशन हमने देख ली, दीवान और नाजिम की. अब हम बंगाल का इतिहास शुरू करते हैं. सो द स्टेट ऑफ बंगाल 1700 में क्या होता है? औरंगज़ेब का शासन है और मोहम्मद हादी नाम के एक व्यक्ति को एज अ दीवान ऑफ बंगाल अपॉइंट किया जाता है बाय द देन मुगल एम्पायर औरंगज़ेब. और औरंगज़ेब मोहम्मद हादी को बिठाते हैं दीवान की गद्दी पे, बंगाल के दीवान की गद्दी पे 1700 में. और यही मोहम्मद हादी आगे चलकर मुर्शीद कुली खान के नाम से जाना गया, जिसने कि ऑटोनोमस स्टेट ऑफ बंगाल की स्थापना की. सो अब हम टाइमलाइन के थ्रू देखेंगे. और 1700 में जैसे औरंगज़ेब ने इसको दीवान बनाया, वैसे ही और एक अब्राहम लिंकन ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि इफ़ यू वांट टू टेस्ट समन कैरेक्टर गिव देम द पावर. सो जब इसको पावर मिली एज अ दीवान, जब इसको अथॉरिटी मिली, तो इसने बहुत ही स्मूथली रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया और अपने आप को प्रूव किया एज अ सक्सेसफुल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर. सो इससे खुश होकर 1717 में मुर्शीद कुली खान, यानी कि अब मोहम्मद हादी को हम मुर्शीद कुली खान के नाम से ही बुलाएंगे, मुर्शीद कुली खान के नाम से ही एड्रेस करेंगे. सो मोहम्मद हादी को 1717 में द देन मुगल एम्पायर फ़र्रुखशियार द्वारा उसको निज़ामत की अथॉरिटी भी दी जाती है, उसको नाजिम भी बनाया जाता है. निज़ामत वाज द फंक्शन एंड नाजिम वाज द पोजीशन रैंक. सो नाजिम उसको बनाया जाता है, निज़ामत की अथॉरिटी भी दी जाती है, और नाजिम मतलब सूबेदार. ऑफन दूसरे वर्ड आप सूबेदार बोलो या गवर्नर बोलो या वाइसराय बोलो, बात बराबरी है. सो 1717 में जब इसे नाजिम बनाया गया, और दीवान तो ये पहले से ही था, 1700 में इसको दीवान बनाया था औरंगज़ेब ने. सो ये एक अनप्रेसिडेंटेड घटना थी. सो ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी को दीवान और नाजिम एक साथ बनाया गया हो. और मुर्शीद कुली खान वाज द फर्स्ट ऑफ हिज काइंड, जिसको कि ये दोनों फंक्शंस की अथॉरिटी, निज़ामत और दीवानी दोनों फंक्शंस की अथॉरिटी एक साथ दी गई. और इसने भरपूर इसको यूटिलाइज़ भी करा, अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करी, अपने आप को एक कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, कॉम्पिटेंट लीडर के रूप में आगे खड़ा किया. एंड दीवानी प्लस निज़ामत इक्वल्स टू एब्सोल्यूट पावर. और अगर पावर का सही यूज़ कर सकते हैं तो यू कैन अचीव एनीथिंग यू डिज़ायर ऑफ. सो उसके बाद जब इसने अपने आप को एक स्मूथ एंड एक कॉम्पिटेंट लीडर के रूप में खड़ा किया, एक सक्सेसफुल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपने आप को बिल्ड किया, पोजीशन कंसोलिडेट करी बंगाल में, तो इसने 1717 में अपने आप को एज द नवाब ऑफ बंगाल डिक्लेयर कर दिया. इसने खुद को नवाब ऑफ बंगाल डिक्लेयर कर दिया 1717 में, और बंगाल के लिए ऑटोनॉमी सिक्योर कर ली. सो नाउ मूविंग टुवार्ड्स हिज फेमस वर्क्स. मुर्शीद कुली खान का शासन 1717 से 1727 तक चलता है. एंड उसके कुछ फेमस वर्क्स में से पहला जो था वो तो इसका शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल था, जो कि इसने ढाका से मुर्शिदाबाद की. एंड बंगाल के बारे में मैं ये बता दूं, जब हम ये स्टेट ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, यानी कि 18th सेंचुरी की, तो ये जो उस समय का स्टेट ऑफ बंगाल था वो आज के बिहार, बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा, इन चारों का कॉम्बिनेशन था. यानी कि दैट टाइम बंगाल कंप्राइज्ड ऑफ मॉडर्न डे बिहार, उड़ीसा, झारखंड एंड बंगाल इंक्लूडिंग बांग्लादेश टू. सो इतना बड़ा इलाका था. सो आप समझ ही सकते हैं कि किस टाइप की अथॉरिटी इंजॉय कर रहे थे मुर्शीद कुली खान. और अगर आप उसको सही से यूज़ करना सीख गए तो यू कैन
कंसोलिडेट योर पोजीशन एंड सिक्योर परमानेंट किंगशिप फॉर योर सेल्फ। सो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल होता है, ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया जाता है कैपिटल, और मुर्शिदाबाद को बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंजा से भर दिया था इन्होंने, बहुत ही भव्य सिटी बनाई। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया, और ये थोड़ा सा टेक्निकल भी था, इकोनॉमी को इन्होंने रीस्ट्रक्चर किया। और बहुत कम उस समय के रूलर थे जिन्होंने इकोनॉमी पे ध्यान दिया था। मुगल्स ने तो ध्यान बिल्कुल ही नहीं दिया, मराठास ने भी नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो इकोनॉमी पे भी उनका ध्यान नहीं गया, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान नहीं गया। इसमें बंगाल को आप क्रेडिट दे सकते हैं कि इसने इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की, और मैसूर ने तो दोनों काम किया, इकोनॉमी भी रीस्ट्रक्चर की और साइंस एंड टेक पे भी ध्यान दिया था। दैट्स वाई मैसूर ने जितना घाव दिया ब्रिटिशर्स को, जो कि उस समय की मॉडर्न पावर थी, ब्रिटिशर्स या अदर यूरोपियन पावर्स जो भी उससे उलझे, तो मैसूर ने जितना घाव दिया वो कोई नहीं दे पाया। सब उसके हाथों, ब्रिटिशर्स के हाथों सबने सफ़र किया मोस्टली। एट लास्ट मैसूर को भी सब्जुगेट होना पड़ा, लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा घाव दिया था, इसीलिए क्योंकि उन्होंने मॉडल लाइन पे अपनी आर्मी तैयार करी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिग्निफिकेंस को समझा और इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर किया था मॉडर्न लाइन्स पे। सो रैशनलाइजेशन किया इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम का। इससे क्या हुआ, इन्होंने देखा, मुर्शीद कुली खान जब नवाब बनते हैं तो देखा कि उस समय जो मनसबदार्स होते थे, जो रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, उनको इन द ल्यू ऑफ देयर सैलरीज ऑफ ए जागीर दे दी जाती थी। तो बंगाल की जितनी भी लैंड्स थी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी लैंड जागीर के रूप में बटी हुई थी। तो इसने सबसे पहले उसको रिवोक किया, सारी लैंड को खलीसा लैंड डिक्लेयर किया। खलीसा लैंड मतलब जो अब जितनी भी लैंड है वो सब नवाब को बिलोंग करती है, एम्पेरर को बिलोंग करती है, और उस समय सभी लैंड्स एम्पेरर को बिलोंग करती भी थी। इसीलिए जो ये जागीर बांटी जाती थी वो एम्पेरर के बिहाफ पे एम्पेरर बांटता था अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से। सो इसने सबसे पहले सारी लैंड्स को खलीसा लैंड डिक्लेयर किया, और जो भी जागीरदार उधर जमा के बैठे थे उनको सबसे पहले एक्सपेल किया। इससे क्या हुआ कि जो प्रीवियस एलाइट क्लासेस थी, जिन्होंने डिकेड्स से जागीरदारी सिस्टम को बना के रखा था और ज़मीन पे अपना पोजीशन बना के रखा था, पोजीशन बना के रखा था, उसको वो डिस्ट्रॉय हो गया पूरे के पूरे। और जब पूरा जो लैंड था बंगाल का, वो जब नवाब के हाथ में आ गया, खलीसा लैंड हो गया, तो उसने फिर नए सिरे से उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की, नए सिरे से उसकी जागीर बांटनी शुरू की। और उसने इस सीरीज़ में एक रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम का बहुत ही बढ़िया उदाहरण पेश किया। हालांकि ये रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम को इजारा सिस्टम भी बोलते हैं, और ये इसी टाइप का कुछ सिस्टम जुल्फ़िकार खान ने अडॉप्ट किया था, जहंदर शाह का जो किंग मेकर था। तो इसमें क्या होता है कि जो लैंड है वो अब जागीर के बदले नहीं दे रहा है, सैलरी के बदले नहीं दे रहा है, मतलब जागीर के रूप में नहीं दे रहा है, सैलरी के बदले नहीं दे रहा है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप जो लैंड है उसको एक कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा है, और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इजारादार नाम से जाना जाएगा। और वो इजारादार क्या करेगा, उस लैंड से उसको प्रोड्यूस निकालनी है और शेयर देना नवाब को। और उसको क्या करना था, इससे पहले जो जागीरदार्स होते थे उनको भी उनके पास भी यही ऑब्लिगेशंस थे कि आपको इससे प्रोड्यूस करना है, कुछ भी जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है आपको करना है, और शेयर आपको रॉयल ट्रेजरी में जमा करना है। लेकिन वो लीगली बाइंडेड नहीं थे। लेकिन मुर्शीद कुली खान ने इजारदार्स को लीगली बाउंडेड किया। इससे क्या हुआ, इजारदारी बांटते समय उन्होंने क्या किया कि जो इजारदार्स थे उनको जब लैंड दिया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उनके साथ लैंड के अगेंस्ट में उन्होंने सिक्योरिटी बॉन्ड्स लिए इजारादार से कि अगर तुम अगर तुमने ये प्रोड्यूस समय पे नहीं दिया, शेयर सरकार को समय पे नहीं दिया, तो तुम्हारी जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स है उसमें तुमने जो भी मॉर्गेज रखे हुए हैं वो सब हम जब्त कर लेंगे, कॉन्फिस्केट कर लेंगे। इससे क्या हुआ, इजारदार जो थे वो ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ जागीरदार जो बस लॉयली बाइंडेड थे, लीगली कोई डॉक्यूमेंटेशन के रूप में बाउंडेड नहीं थे, तो इजारदार्स जो थे वो लीगली बाइंडेड हो गए कि अगर वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल नहीं करते, यानी कि जो प्रोड्यूस होता है उसको टाइम पे जो है स्टेट को नहीं देते, टाइम पे स्टेट ट्रेजरी में जमा नहीं करते, तो उनकी जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स है वो कॉन्फिस्केट कर लिए जाएंगे और मॉर्गेज उनके कॉन्फिस्केट कर लिए जाएंगे। तो इससे उसने एक मास्टर स्ट्रोक चला, इजारदार्स को एक लीगली बाइंडेड कर दिया कि अब आपको अपनी ऑब्लिगेशन फुलफ़िल करनी ही करनी है। सो इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई वो था राइज़ ऑफ न्यू पावरफुल एलाइट्स। हुआ क्या कि रेवेन्यू फार्मिंग के चलते जो इजारदार्स थे उनके पास अब लीगल ऑब्लिगेशन आ गया कि अगर वो प्रोड्यूस का शेयर नहीं देंगे और जो इनकम हुआ उनके लैंड से उसका शेयर अब नहीं देंगे टाइम पे, तो स्टेट उनका जो है सिक्योरिटी बॉन्ड्स उसको कॉन्फिस्केट कर लेगा एंड जो मॉर्गेज है उसको भी कॉन्फिस्केट कर लेगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बैंकर्स से हेल्प ली और एक बैंकिंग लाइट क्लास उभर के आने लगा, क्योंकि इजारदार्स को अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करने के लिए लोन लेने की ज़रूरत थी। अगर टाइम पे ऐसा हो सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर की बायोलॉजिकल लिमिट होती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा नेचर की कंडीशन पे भी प्रिवेल करता है, तो अगर वो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफ़िल नहीं कर पा रहा तो उसको बैंकर्स से कंसल्ट करना पड़ता था, जो सेठ होते थे, महाजन होते थे, उनसे हेल्प लेनी पड़ती थी। और इससे क्या हुआ, एक बैंकिंग क्लास इलाइट क्लास ऑफ बैंकर्स उभर के आता है
इसके दो रीजंस थे, एक तो रेवेन्यू फार्मिंग, इजारदार डिपेंडेंट हो गए थे बैंकर्स के ऊपर बहुत ही भारी मात्रा में, एंड सेकंड था कंड्यूसिव ट्रेड इन्वायरमेंट इंटेंसिफाइड द नीड फॉर बैंकिंग। ट्रेड इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा अच्छा था बंगाल का, बंगाल के जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स थे उनकी यूरोपियन मार्केट्स में इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि उस समय मोर देन 25% ऑफ जो एशियन एक्सपोर्ट होता था यूरोप में वो बंगाल से होता था। सो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा होगा बंगाल का ट्रेड। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ेगा और अगर ट्रेड के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है तो आपको फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको एक बैंकिंग इंडस्ट्री भी चाहिए। सो इससे भी बैंकिंग क्लास को एज ए इंडस्ट्री डेवलप होने में, एज ए इंडस्ट्री सेटअप होने में बहुत ही मदद मिली और एक नया बैंकिंग एलाइट क्लास का तबका सामने आता है जो कि आगे चल के बंगाल की हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करने वाले थे। हम देखेंगे आगे कैसे बैटल ऑफ प्लासी में यही बैंकिंग एलाइट्स बंगाल की हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो बेसिकली जो राइज ऑफ न्यू पावरफुल इलाइट क्लास था उसके दो तीन रीज़न आप कह सकते हैं कि जो एडिशनलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम हुआ, सारे लैंड को खालिसा लैंड डिक्लेयर कर दिया मुर्शीद कुली खान ने और फिर नए सिरे से बांटा। तो जो पिछले इलाइट क्लास थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए और जब नए सिरे से बांटा गया लैंड को तो बहुत सारे पावरफुल इलाइट क्लास उभर के आते हैं, फिर बैंकिंग क्लास उभर के आते हैं, बैंकर्स लोग उभर के आते हैं रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम के चलते, क्योंकि इजारदार बहुत ही ज़्यादा हद तक डिपेंडेंट थे बैंकर्स के ऊपर, सेट्स के ऊपर, महाजन्स के ऊपर कि अगर वो अपनी ऑब्लिगेशन प्रोड्यूस के थ्रू नहीं फुलफिल कर पा रहा तो उनको सीधा रुख करना पड़ता था बैंकर्स और सेठ महाजन की तरफ। और तीसरी चीज़ क्या थी कि ट्रेड कंड्यूसिव इन्वायरमेंट था बंगाल का, तो उसने भी बहुत ही हद तक मदद करी बैंकिंग को एज ए इंडस्ट्री डेवलप होने में। सो ये सब मुर्शीद कुली खान ने किया। 10 साल के शासन में बहुत ही हद तक स्मूथली एडमिनिस्ट्रेट किया एंड उसके बाद 1727 में उसकी डेथ हो जाती है एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इन लॉ सरफराज खान। एक्चुअली सरफराज खान को मैंने नीचे लिखा है और उसके ऊपर शुजाउद्दीन मोहम्मद खान है, तो ये मैंने गलती से नहीं लिखा है, ये डेलिबरेटली लिखा गया क्योंकि उसने तो कहा था कि मेरा जो जमाई है सन इन लॉ है सरफराज खान ही बैठेगा। सो ही वाज सपोज टू बी सक्सीडेड बाय हिज सन इन लॉ सरफराज खान। लेकिन सरफराज खान जब गद्दी पे बैठते उससे पहले जो सरफराज खान के फादर थे, इसके जो फादर होते हैं शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, ये उसको हटा देते गद्दी पर से और ख़ुद बंगाल की गद्दी पे, बंगाल के नवाब की गद्दी पे बैठ जाते हैं। सो 1727 में शुजाउद्दीन मोहम्मद खान जो कि मुर्शीद कुली खान के जमाई सरफराज खान के पिताश्री होते हैं, तो वो 1727 में गद्दी पे बैठते हैं और इनके शासन में कुछ ज़्यादा घटनाएं नहीं हुई बंगाल में, तो बहुत ही इंसिग्निफिकेंट है। और दूसरा फिर जब इनकी डेथ होती है तो सरफराज खान, जिनको कि असली सक्सेसर नियुक्त किया गया था मुर्शीद कुली खान के द्वारा, तो वो आके गद्दी पे बैठते हैं। उनका शासनकाल 1 साल का ही था और 1 साल बाद बैटल ऑफ घेरिया होता है। घेरिया एक विलेज है बंगाल प्रोविंस में, आज के बंगाल में। सो वहाँ पे एक बैटल होता है। अलीवर्दी खान जो कि तभी के डिप्टी गवर्नर रह रहे होते हैं, ये 1740s की बात है। बैटल ऑफ घेरिया जो हुआ था 10th ऑफ द अप्रैल 1740 को हुआ था। सो 1740 में बैटल ऑफ घेरिया होता है और किसके बीच होता है, द नवाब ऑफ बंगाल सरफराज खान एंड अलीवर्दी खान जो कि डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार होते हैं। एंड उस टाइम का बिहार इंक्लूडिंग बिहार एंड झारखंड, आज का जो झारखंड है वो भी, क्योंकि बिहार से झारखंड तो 2000 में अलग हुआ, तब तक तो बिहार झारखंड दोनों एक ही स्टेट में आते थे। सो बैटल ऑफ घेरिया होता है और अलीवर्दी खान जो कि डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार होते हैं वो सरफराज खान को हरा देते हैं और ख़ुद नवाब ऑफ बंगाल बन जाते हैं नाउ। और अब जब हम नवाबशिप ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो बस 2 ही नवाब हमारे दिमाग में आते हैं जिन्होंने कॉम्पिटेंटली रूल किया था, बहुत ही केपेबल थे, मुर्शीद कुली खान एंड अलीवर्दी खान। और एक और नवाब थे जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल थे, सिराजुद्दौला, क्योंकि उनके रिजाइम में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था और उसके बाद ही जो बंगाल था वो सब्जुगेशन में चला गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। सो अलीवर्दी खान 1740 में गद्दी पे बैठते हैं बंगाल की। एंड इसके टाइम में 2 चीज़ें होती है बेसिकली, वर्चुअल ब्रेक फ्रॉम द मुगल्स की जो अथॉरिटी थी उसको अब बंगाल के नवाब डिफाई करना शुरू कर दिया उन्होंने। जो रेगुलर ट्रिब्यूट्स थी जो दी जाती थी, एनुअल ट्रिब्यूट्स जो सालाना नजराना दिया जाता था मुगल एम्पायर को, वो अब इरेगुलर होने लगा, वो अब कभी कभी दिया जाने लगा या कभी कभी नहीं भी दिया जाता था। और जो अपॉइंटमेंट मेड किए जाते थे, जो अपॉइंटमेंट्स रिक्रूट किए जाते थे वो पहले एम्पायर के नाम पे किए जाते थे क्योंकि ये लोग एम्पायर को सुप्रीम अथॉरिटी मानते थे। लेकिन अब वो जो अपॉइंटमेंट्स थे वो नवाब ऑफ बंगाल के नाम से मेड किए जाने लगे और इससे क्या हुआ कि बस बंगाल के नवाब और मुग़ल अथॉरिटी के बीच में बस एक माउथ लॉयल्टी रह गई, ज़बानी रिश्ता रह गया। और दूसरी चीज़ क्या हुआ, एक्सटर्नल थ्रेट फ्रॉम मराठास एंड अफगान्स, एक्सटर्नल थ्रेट्स फ्रॉम मराठास एंड अफगान्स। इसके टाइम में क्या होता है, 1740s में हम इंटर कर गए हैं एंड अब डिक्लाइन, मुगल एम्पायर पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया है। बैटल ऑफ करनाल भी हो गया 1739 में और मराठास अभी अपने डोमिनियंस के चरम पे हैं। तो मराठास घूम घूम के, चूँकि इनकी 5 कॉन्फेडरेसी थी, कोई नॉर्थ में एक्सपेडिशन करती थी, कोई साउथ में करती थी, कोई ईस्ट इंडिया में करती थी। सो घूम घूम के इन्होंने रेड किया, चौट वसूला, सरदेशमुखी वसूली और इसी सिरे में वो बंगाल भी आते हैं और अलीवर्दी खान को 1742 से
51 तक तकरीबन 6 से 7 बार रेड मारते हैं, बहुत ही ज़्यादा बार रेड मारते हैं। सेवरल टाइम्स दे रेडेड बंगाल्स। सो इसी सीरीज़ में इन ऑर्डर टू अपीज़ द मराठास, और इससे क्या होता था, टर्मोइल का सिचुएशन क्रिएट हो जाता था, इंस्टेबिलिटी आ जाती थी। तो मराठास को अपीज़ करने के लिए, उनसे रिलेशन को पेसिफाई करने के लिए अलीवर्दी खान ने 1752 में हार मान के उड़ीसा को इन द फेवर ऑफ मराठास दे दिया। उड़ीसा को बंगाल को मराठास को दे दिया। उड़ीसा जो प्रोविंस थी उसको मराठास को दे दिया, और उनको ये भी प्रॉमिस किया कि हम आपको चौट भी देंगे, सालाना चौट, यानी कि 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू। सो वो भी देंगे, और उसके साथ आप उड़ीसा भी ले जाओ। बस आप इसके अगेंस्ट में ये करना कि आप हमारे प्रोविंस पे कभी भी दोबारा इन्वेजन मत करना, ठीक है। तो ये किया अलीवर्दी खान के समय। दो चीज़ें हुई, मुगल अथॉरिटी से जो ब्रेकअप था वो होने लग गया, मुगल अथॉरिटी को ये डिफाई करने लग गया। और दूसरी चीज़, जो एक्सटर्नल थ्रेट था अफगान्स का, वो और मराठास ने तो बहुत ही भारी मात्रा में रेड्स किए, और इसके साथ उनको अलीवर्दी खान को उड़ीसा देना भी पड़ा एज एन अपीजमेंट मराठास को। देन और अलीवर्दी खान ये पहला वाहिद आदमी था। एंड बंगाल के बारे में एक चीज़ मैं और बता दूं कि बंगाल चूँकि इतना डीप इनसाइड द इंडियन टेरिटरी था कि इसका साउथ ईस्ट एशिया से, यानी कि मॉडर्न एशिया नेशन से तो बढ़िया कांटेक्ट था, कल्चरल कांटेक्ट आप कह लें या ट्रेड कांटेक्ट। बट जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, स्पेशली जो कॉलोनाइज़ करने में माहिर थी, जैसे कि स्पेन हो गया, ब्रिटिशर्स हो गए, पोर्चुगल हो गए, सो इन सब से इनका कोई कांटेक्ट नहीं था। तो इनको पता नहीं था कि ये लोग कॉलोनीज़ बनाते हैं, इनके जो मंसूबे हैं वो सही नहीं है। तो बंगाल के रूलर्स को ये चीज़ें थोड़ी बाद में पता चली, क्योंकि इनका जो कनेक्शन था वेस्टर्न वर्ल्ड से वो बहुत ही लिमिटेड था। ऑन द कंट्री मैसूर का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा वाइड था इनके कंपेयर में देखें तो। इसीलिए हैदर अली को ये बात पहले से पता थी कि ये लोग कॉलोनी बनाने आए हैं, ये लोग मेरे ट्रेडर्स नहीं हैं, ये लोग बाद में रूलर्स भी बन जाएंगे। सो इनको कन्फाइन करना बहुत ही ज़रूरी है, और इस दिशा में उन्होंने कदम भी उठाया। लेकिन बंगाल में बहुत दिनों तक ये चीज़ नहीं पता चली बंगाल के रूलर्स को। लेकिन अलीवर्दी खान वाज द फर्स्ट जिसको थोड़ा सा ऐसा सस्पिशन हुआ कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या और जो यूरोपियंस पावर है जो यहाँ ट्रेड करने आया है, वो यहाँ मेरली ट्रेड करने नहीं आया है, उनके इरादे इससे भी ज़्यादा बड़े हैं। और बिफोर ही कुड रिएक्ट, वो कुछ कर पाता, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है 1756 में। क्योंकि इसको लग गया था कि अगर वो सिर्फ कंपनी है तो उनको ज़रूरत क्या पड़ी फोर्टिफाई करने की। फोर्ट विलियम्स जो उनकी फैक्ट्री थी उसकी फोर्टिफिकेशन की इनको ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये सब उसके दिमाग में सस्पिशन आया, और बिफोर ही कुड रिएक्ट उसकी डेथ हो जाती है। एंड ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला। एंड सिराजुद्दौला के सामने पहले से ही बहुत इंस्टेबिलिटी थी, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपोनेंट्स थे, और कुछ तो अपने बहुत ही क्लोज अपोनेंट्स थे। एक शौकतगंज होते हैं, पूर्णिया के फौजदार या पूर्णिया के नवाब आप कह लें जो भी, तो उसके कज़िन होते हैं सिराजुद्दौला के, वो उसके अपोनेंट्स होते हैं। एक घसीटी बेगम होती है, वो उसकी अंट होती है, मासी होती है, वो उसके थ्रोन के एसेसन को अपोज करती है कि इसको गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए था। एंड तीसरा, इसको जो बैंकिंग एलाइट्स थे, मेजर बैंकिंग एलाइट्स, जिन्होंने कि बाद में बिट्रायल में जो रॉबर्ट क्लाइव ने एक ट्रेचरी की कॉन्स्पिरेसी रची, तो मेजर बैंकिंग एलाइट्स जो बहुत सारे बैंकिंग एलाइट्स थे, जगत सेठ, होमी चंद, राय दुर्लभ, राय बल्लभ, तो ये लोग भी इसके ख़िलाफ़ थे कि इसको नवाब नहीं होना चाहिए था। इसी सब एनिमिटी का फ़ायदा उठा के रॉबर्ट क्लाइव used the enemies of Siraj against him very wisely and decided the outcome of Battle of Plassey even before it was fought। बैटल ऑफ प्लासी का जो आउटकम था वो बहुत पहले ही डिसाइड हो गया था, बिफोर इट वाज फाउट, क्योंकि ये तो बैटल नहीं था, इट वाज अ बिट्रायल। क्योंकि मीर जाफ़र को पहले ही साइन कर दिया गया था कि तुमको इसको मारना है, एंड उसके बाद हम तुमको नवाबशिप ऑफ बंगाल दे देंगे। और बंगाल जो था पूरा टोटल सब्जुगेशन में आ गया ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड बैटल ऑफ प्लासी एक अलग एपिसोड है, तो इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा अगले यूनिट में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंसोलिडेशन हुआ था पावर का, उसमें ये बहुत ही ब्रॉडली दिया हुआ है, तो वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे। इस पर शायद एक दो लेसन लेने पड़ जाए, सो डोंट वरी। सिराजुद्दौला के बारे में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दी कि उसके गद्दी पे बैठते ही बहुत ज़्यादा अपोनेंट्स उसके सामने थे, इन द फॉर्म ऑफ हिज ओन कज़न, हिज अंट्स एंड द मेजर बैंकिंग एलाइट्स। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने इसके एनिमीज़ का यूज़ किया, कॉन्स्पिरेसी रची और इसको मरवा दिया। एंड देन बंगाल फेल इनटू द सब्जुगेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद का जो चैप्टर है बंगाल का, उसको हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे जब हम ब्रिटिश के पावर कंसोलिडेशन को देखेंगे बंगाल में। सो दैट्स इट इन दिस लेसन, होप यू हैव एंजॉयड इट, and if you have, then press the like button and to subscribe the Blade Runner and press the bell icon for latest update। क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं आती, बेल आइकन दबाएंगे तभी आपका जो नोटिफिकेशन वो पॉपअप होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।